लेकिन सवाल ये है कि आप बीजेपी तो आए, लेकिन आपको लगा कि बीजेपी में आपको वो सब कुछ मिला जो आप डिजर्व करते थे, जिस प्रोफाइल, जिस बैकग्राउंड से आप आए थे? प्रशांत, महत्वाकांक्षाएं तो फिर आदमी की कभी नहीं खत्म होती हैं। ये बाइबल में कितने सारे ऐसे वर्सेस हैं दैट आर नॉट इन कोलोकियल टर्म्स नॉट एक्सेप्टेबल परहैप्स, राइट? या आज की तारीख में हम और आप उनको अग्री नहीं कर सकते, पर जिस टाइम में, जिस एरा में, जिस सॉर्ट ऑफ विचारधारा से उनको लिखा गया होगा, हम अगर उनको इतनी प्रॉब्लम है तो पिछले 5 साल जब वो सत्ता का सुख एंजॉय कर रहे थे, माननीय मंत्री बने हुए बैठे हुए थे, तब उनको ये क्यों नहीं याद आया कि हाँ भाई रामचरितमानस में परहैप्स ये लिखा है जिससे हम अग्री नहीं करते? पहली चीज। दूसरी चीज, ऑन द सेम थिंग, अगर उनको लग रहा है, उन्होंने मान लीजिए ये बात करी इनडायरेक्टली, आई डोंट नो हाउ, अगर वो भाजपा को ही टारगेट कर रहे हैं, आपको हम याद दिला दें कि उनकी बेटी आज भी भाजपा की टिकट से सांसद बनी क्यों बैठी हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज हमारे इस हफ्ते के इंटरव्यू में हमारी शख्सियत है अदिति सिंह। जी हां, अदिति सिंह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अदिति सिंह रायबरेली में जाना माना नाम। इनके पिता, इनके दादा, कह सकते हैं कि पुश्तैनी पॉलिटिक्स को अब ये कैरी कर रहे हैं। पिता अखिलेश सिंह रायबरेली में के एक बड़े नाम, 3 बार कांग्रेस से विधायक, 2 बार इंडिपेंडेंट विधायक, और अब उनकी बेटी अदिति सिंह बीजेपी से विधायक। इन्होंने कांग्रेस का भी दौर देखा है, इन्होंने बीजेपी का भी दौर देखा है, और इस वक्त विधानसभा में महिलाओं की मुख्य आवाज। स्वागत है आपका अदिति जी। थैंक यू अभिषेक जी। और हमारे साथ हैं प्रशांत श्रीवास्तव, जो कि इंडिया टुडे मैगजीन में हमारे सहयोगी हैं। तो अदिति जी, पहला सवाल, आप यंग हैं, युवा हैं, बीजेपी में जो महिला फेस है उसमें आप एक हैं। कांग्रेस पार्टी से बीजेपी का सफर आपका कैसा है? सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगी कि दोनों पार्टियों में जो वर्क एथिक है उसमें मैंने जमीन आसमान का फर्क पाया। जितना ज्यादा अनप्रोफेशनलिज्म था कांग्रेस में, और एक तरीके से कह सकते हैं हॉच पॉच थी, या कोऑर्डिनेशन नहीं था, या तालमेल नहीं था जिसे कहा जा सकता है, वो चीज मैंने नोटिस करी कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां हर एक कार्यकर्ता का, हर एक चाहे वो सॉर्ट ऑफ संवैधानिक पद पे हो, चाहे वो पार्टी पोजीशन पे हो, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो एक सामान्य कार्यकर्ता हो, सबका जो रोल है वो पूरी तरीके से निर्धारित होता है, और सबको अलग अलग ड्यूटीज दी जाती हैं, बांटी जाती हैं। और निश्चित रूप से मैंने द वन थिंग आई नोटिस्ड इज, ये ऐसी पार्टी है जो 365 डेज काम करती है। चाहे वो हमारी टॉप लीडरशिप हो, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, हमारे आदरणीय गृह मंत्री हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो, माननीय मंत्रीगढ़ से लेके जो सबसे बूथ कार्यकर्ता लेवल तक, इट इज सो ऑर्गेनाइज्ड, इट इज सो फंक्शनल कि काम करने में मजा आता है, और एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था आपको मिलती है जब आप पार्टी में आते हैं। इट इज समथिंग आई पर्सनली रियली अप्रिशिएट, बिकॉज माई फादर वॉज अ कार्डर बेस्ड मैन। मेरे फादर साहब भी लंबे टाइम 5 बार निरंतर विधायक रहे। उससे पहले मेरे ताऊजी भी सेम क्षेत्र से विधायक थे। भगवान के आशीर्वाद से मुझे भी ये दूसरी बार की मेरी टर्म है, विधायकी है। तो मेरे पिताजी भी बहुत ज्यादा कार्डर सिस्टम पे फोकस करते थे। उनके अपने कार्डर थे, हर गांव, हर कस्बे, हर मौजे में उनके अपने लोग थे, उनके नीचे लोग थे। तो ये जो स्टाइल ऑफ इलेक्शनियरिंग है, ये मेरे लिए नई नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने पिताजी से सीखी थी। और यही चीज जब पार्टी भी लागू करती है तो कहीं ना कहीं ताकत डबल हो जाती है। मुझे ये सिस्टम बहुत समझ में आता है, और मैं इसकी मैसिवली रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन ऐसे सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन लोग तो आप पर ये सवाल उठाते होंगे कि पिताजी ने तो कांग्रेस में इतने समय तक वक्त बिताया, पिताजी नहीं रहे तो अदिति सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसे समय में जब कांग्रेस को शायद आपकी जरूरत रही होगी, इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी गर्दिश में जा रही है, पिता आपके इतने लंबे समय तक उसकी विरासत को संभालते रहे, आप कैसे चली हैं बीजेपी? मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज तो आपको ये नोट करनी पड़ेगी कि पहले 3 टर्म मेरे आदरणीय स्वर्गीय पिताजी कांग्रेस के विधायक थे,
कहीं ना कहीं उनके साथ भी मिसट्रीटमेंट हुआ था। मैं बहुत ज्यादा इन चीजों में कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस की तरफ से, तो मैं बहुत ज्यादा इन चीजों में नहीं जाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा इन चीजों के, मैं पुरानी बातों को दोहराना भी नहीं चाहती, पर कहीं ना कहीं तो मिसमैनेजमेंट या मिसट्रीटमेंट रहा होगा कि वो फिर जो अपने आखिरी 2 चुनाव थे वो निर्दल लड़े थे और पीस पार्टी से लड़े थे। उसके बावजूद मैंने जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी 2016 में, जब वो ऑलरेडी गर्दिश में थी। तो अगर आप ये बात कह रहे हैं कि आपने बुरे टाइम में, मैं बाकी लोगों की, आपकी तस्वीर एक आई थी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जी वो चुनावी साथ में तस्वीर आई थी। हाँ। आपको एक बड़ा राष्ट्रीय पद भी दिया गया था जी। तो ये माना जा रहा था कि आप कांग्रेस की चेहरा है, और खासकर रायबरेली जहां से खुद सोनिया गांधी चुनाव जीतती रही है, उनका अपना गढ़ है कहा जाता है। जी। तो अचानक आपके छोड़ने से झटका तो लगा कि आप कैसे चली आई बीजेपी में जब कांग्रेस आपको इतना तवज्जो दे रही थी? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि तवज्जो आपको ऑन पेपर दिखता है या कोई लॉलीपॉप पोस्ट दे देने से का मतलब ये नहीं होता है कि पार्टी आपको तवज्जो दे रही है। जब छोटी छोटी चीजों पे सुनवाई ना हो या जब छोटी छोटी चीजों पे जब आश्वासन दिया जाता है और वो चीजें होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोग पब्लिक को आंसरेबल हैं। हम विधायक हैं, हम चुन के आते हैं। यू नो, आई ऑलवेज से वी आर इलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड। हमारा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमको अपनी जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। और आज की तारीख में ये नहीं रहा कि हर 5 साल में आपको जवाब देना है। कोई ना कोई चुनाव हमारी व्यवस्था में लगा रहता है कि कहीं ना कहीं हर साल हमको, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, चाहे वो अपने पंचायती चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा तो है ही है, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, आपके पिताजी तमाम चुनाव आते हैं और हम लोगों को बार बार जनता को जवाब देना पड़ता है। और जब आपकी पार्टी ही आपकी बात नहीं सुन रही है, जब आपकी पार्टी में ही सुनवाई नहीं हो पा रही है, ना तो वो जनता की चीजों को सीरियसली ले रही है, तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभिषेक भाई, चलिए एक छोटा सवाल और, कि आपके पिताजी को मालूम था कि आप भाजपा चली जाएंगी, आप भाजपा जा रही हैं? जी जी बोल के आई थी आप? जी। या ये माना जाए कि आपको पिताजी ने जाते जाते मुख्यमंत्री योगी जी के हवाले किया कि भाई अब आप इनकी पॉलिटिकल गॉडफादर या पॉलिटिकल विरासत अब आप इनकी देखिए? वो तो उनके आपस की बात रही होगी, पर डेफिनेटली वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत मानते थे, बहुत उनका आदर सम्मान करते थे, पहले से भी उनसे अच्छे से परिचित थे। और निश्चित रूप से वो मुझसे कह के गए थे कि अब टाइम आ गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी उन्होंने मुलाकात भी कराई थी, एज एन MLA, औपचारिक मुलाकात। और उनकी इच्छा थी कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी में अपना राजनीतिक भविष्य बनाऊं। अपने पिताजी की बात मानी? और मैंने हर बार मानी है। प्रशांत, आपका सवाल? मेरा सवाल अदिति आपसे ये है कि आप एक कठिन चुनाव जीत के आए इस बार। पिछली बार बहुत ज्यादा मार्जिन था, इस बार बहुत कम मार्जिन था। लेकिन सवाल ये है कि आप बीजेपी तो आए, लेकिन आपको लगा कि बीजेपी में आपको वो सब कुछ मिला जो आप डिजर्व करते थे, जिस प्रोफाइल, जिस बैकग्राउंड से आप आए थे? प्रशांत, महत्वाकांक्षाएं तो फिर आदमी की कभी नहीं खत्म होती हैं, ये मैं मानती हूं। पर और कहीं ना कहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो मेरा जीत का मार्जिन पिछली बार था वो इस बार बिल्कुल नहीं था। बट हैविंग सेड दैट, ये भी सच है कि जितना वोट मुझे पिछली बार मिला था उससे लगभग थोड़ा ही कम वोट मुझे इस बार मिला है। जो मेरा वोट नंबर ऑफ वोट्स थे वो बहुत ज्यादा नहीं घटे। उसका कारण यह है कि इस बार बहुत ज्यादा वोट, जैसे आप जानते ही हैं कि बसपा बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ी, कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ी, तो जो भी वोट पड़ा था कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक बाइकैमरल चुनाव रहा था। इस बार कहा जा सकता है पोलर चुनाव रहा था। एंड इतने कठिन परिस्थितियों में भी विदाउट फादर साहब और हर टाइप के परिस्थिति को फेस करके तब भी जीत दर्ज करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जीत तो आपने दर्ज की, क्योंकि लोग रायबरेली में इस बात को कहते हैं, हमने भी ग्राउंड पर इस बात को सुना कि उम्मीद थी कि मंत्री तो कोई और बनने वाला था, लेकिन फिर बाद में मंत्री कोई और बन गया। तो इसका कहीं ना कहीं रिग्रेट या कोई मन में मलाल, या भविष्य में आप भविष्य कैसे देखती हैं बीजेपी में? देखिए, मैं मानती हूँ प्रशांत, और मैं ये भी मानती हूँ कि ये बिल्कुल एक स्वाभाविक चीज है जिससे मैं मुंह नहीं फेरूंगी। कि आदमी को लगता है कि हाँ, मतलब इतनी मुश्किल से, पर सच बात यह है कि सब लोग बहुत मुश्किल चुनाव लड़के आए हैं, जो मंत्री बने हैं, जो नहीं बने, जो विधायक हैं। वाकई हर चुनाव बहुत टफ होता है। जो कोई टफ चुनाव जीत के आता तो उसको तो और अवार्ड देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। आई एग्री, बट ये भी सच है कि
सब लोग बहुत टफ चुनाव। आपने देखा होगा कि कितने ऐसे माननीय विधायकगण हैं जो मतलब चंद आप कह सकते हैं 400 वोटों से 500, मतलब इट वाज रियली अ वेरी डिफिकल्ट इलेक्शन दिस टाइम। एंड रही बात आकांक्षाओं अपेक्षाओं की, तो ये भी सच है कि आई एम ओनली 35 और अभी तो नहीं, 35 साल की हूँ और भगवान ने चाहा तो और बहुत अच्छी चीजें आगे भविष्य में लिखी होंगी। भविष्य से जुड़ा एक सवाल है, 2024 में क्या? एक मिनट प्रशांत, हाँ बहुत कम ऐसी महिला हैं जो एज जो अपनी उम्र बताती हैं। आप अभी बता सकती हो ना, फिर आप 10 साल में पूछेंगे तो फिर क्योंकि जब बात आई कि भाई आप मंत्री क्यों नहीं बनी, तो आपने कहा कि भाई मेरी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, 35 से मेरे पास काफी वक्त है जी। मेरा वही सवाल था कि भविष्य की बात की, तो 2024 को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं कि अगर जैसे बीजेपी ने अमेठी का किला रोका स्मृति ईरानी को उतार के, हालांकि वो 14 का भी लड़ी थी, 19 में रोका। यहाँ पर ये चर्चा है कि 2019 में 2024 में आपके खिलाफ, मतलब सॉरी सोनिया गांधी के खिलाफ आपको उतारा जा सकता है। इसमें कितनी सच्चाई हो? क्या आप मेंटली तैयार हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो, अगर आपको उतारा जाता है तो? प्रशांत जी, अभी ऐसी फर्स्टली कोई बात नहीं हुई है और मैं पूरे सत्यता के साथ ये कह सकती हूँ कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, या मुझसे जो भी पार्टी का आदेश होगा, जो भी हमारी पार्टी का दिशा निर्देश होगा, वो करने के लिए मैं पूरी तरीके से तत्पर और तैयार हूँ। अपनी भी इच्छा होती है ना कि मैं लोकसभा लड़ने का, हर कोई चाहता है कि वो बड़ा चुनाव लड़े, बड़े चेहरे के सामने चुनाव लड़े। आई थिंक क्योंकि मैं अभी विधानसभा लड़के आए हैं और लाइक आई सेड काफी मुश्किल चुनाव था और जीत के आए हैं, तो अभी मैं उस दायरे के बाहर मैंने सोचना भी चालू भी नहीं किया है। आप इसको कुछ भी कह लीजिए, शायद मैं अपने क्षेत्र पे फोकस कर रही हूँ, कहीं ना कहीं नई पार्टी में आई हूँ तो सबसे परिचित हो रही हूँ, अपनी जगह बना रही हूँ पार्टी में और सब लोगों का बहुत प्यार और सहयोग भी मिला है। तो कहीं ना कहीं मैं इस समय अपने काम में बहुत व्यस्त हूँ। एक ही साल हुआ है, आप इनफैक्ट आज 23 फरवरी है और मेरा चुनाव पिछले साल इस समय हमारे वोट पड़े थे। 23 फरवरी वाज हमारे फिफ्थ फेज की पोलिंग थी, तो एग्जैक्टली भी एक साल हुआ भी नहीं सरकार बने हुए, जीतने का तो एक साल भी पूरा नहीं हुआ जी। तो अभी कहीं ना कहीं मैं अपने काम में ही मगन हूँ। एक सवाल और है कि सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़ती है, आपको लगता है कि बीजेपी में कोई ऐसा है जो कि रायबरेली में सोनिया गांधी को चुनौती दे सकता है, उनको हरा सकता है? क्योंकि बीजेपी ने तो अमेठी जीत लिया, रायबरेली नहीं जीत पाई। आपको लगता है कोई चेहरा है? अभिषेक जी, कोई भी प्रत्याशी, कोई भी अच्छा प्रत्याशी, जैसे स्मृति जी को प्रोजेक्ट किया अमेठी से, वो एक बेहतरीन नेत्री हैं, सब मानते हैं। शी इज अ फैंटास्टिक ऑडिटर, एक बेहतरीन नेत्री हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। क्योंकि मेरी भी लकली बहुत बार उनसे मुलाकात भी हुई है और रायबरेली में भी अक्सर जब आती हैं तो मुलाकात होती रहती है, और एक बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब उनको बहुत पसंद करते हैं। तो यदि ऐसा कोई बेहतरीन चेहरा अगर उतारा जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो कोई लोकप्रिय चेहरा उतारा जाए, तो निश्चित रूप से जैसे अमेठी पिछली पंचवर्षीय हम जीत के आए थे, इस पंचवर्षीय रायबरेली भी हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो फर्ज करें आपकी बातों से कि अगर स्मृति ईरानी रायबरेली लड़ती हैं तो जीत जाएंगी? डेफिनेटली जीत जाएंगी, डेफिनेटली जीत जाएंगी। क्या होगा फिर राहुल गांधी? नहीं, आपने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा कि समवन लाइक हर और हर इफ दे वर टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम रायबरेली, आई थिंक वो डेफिनेटली जीत दर्ज करेंगे। एक चीज और, एक सवाल किया था प्रशांत, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ जी। आप रायबरेली से जीतती हैं, आप लगातार जीतती रही, लेकिन आपकी चुनौती रायबरेली में ही बहुत रहती है। मैं एक नाम भी लेता हूं, दिनेश सिंह है, मंत्री हैं। आपको लगता है कि आप जीत कर आई तो आपको भी मंत्री बनने का हक था? कोई आदमी एमएलसी से मंत्री बना है, कोई एमएलए से बैठा हुआ है, आपको लगता है कि कहीं कोई फर्क है एमएलए एमएलसी में? जो जीत कर रहा है, मुश्किल जीत कर क्या है, उसे कम से कम तवज्जो, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। देखिए, एमएलसी जैसा पद जो मतलब उतना कष्ट, उतना जीतने के लिए उतनी मुश्किल नहीं होती, या मैं यूं कहूं कि वो परोक्ष टाइप का चुनाव है और ये सीधा प्रत्यक्ष चुनाव है, तो इसमें आपको लगता है? देखिए, आपको लगता है कि होना ही नहीं चाहिए एमएलसी?
नहीं, मेरा ये पार्टी के निर्णय है और पार्टी का जो भी निर्णय है मैं उसका पूरा सम्मान करती हूँ। देखिए, मेरा काम था चुनाव जीतना, वो मेरी मेहनत थी। मेरे भगवान के आशीर्वाद से मेरे परिवार की जो सॉर्ट ऑफ मेहनत थी, 3 पीढ़ियों की मेहनत और रेपुटेशन, और मेरी जनता का प्यार और आशीर्वाद था। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो मेरा कर्म था अपना चुनाव, अपनी सीट भाजपा की झोली में डालना, जो मैंने किया। अब आगे जो भी मेरी पार्टी मेरे लिए या मेरे भविष्य के लिए निर्णय लेगी, मुझे स्वीकार है। आपको लगता है कि एमएलसी जैसी चीजें होनी चाहिए, रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली बाइकैमरल सिस्टम है, जैसे हमारे लोकसभा में है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जितना ज्यादा नेतृत्व हो उतना ही ज्यादा लोगों को फायदा भी होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, चाहे वो। और एमएलसी में भी आप देखें तो बहुत सारे शिक्षक हैं और अन्य टाइप के चुनाव हैं, लोकल बॉडीज हैं, ऑल ऑफ दैट। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन बढ़ती है, एंड रिप्रेजेंटेशन इज की इन डेमोक्रेसी। लेकिन आपकी टकराहट क्यों है? मतलब बीजेपी में रहते हुए एक राइवलरी वहां दिखती है कि अदिति सिंह और दिनेश सिंह की एक सियासी टकराहट दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई देती है, और एक ही पार्टी में रहते हुए एक वर्चस्व की लड़ाई दिखती है आपस में। तो ये है क्या? मैं देखिए अपना काम करती हूं, और कहीं ना कहीं जनता का चुनाव इसीलिए हम जीतते हैं, चाहे जिस पार्टी से लड़े हैं, हमारा परिवार जीता है क्योंकि हम अपनी जनता में बने रहते हैं, अपनी जनता में मजबूत रहते हैं, अपनी जनता का सपोर्ट करते हैं। बाकी कोई भी आए जाए, बहुत से ऐसे प्रतिद्वंदी रहे हैं, मेरे पिताजी के थे, मेरे बाबूजी के थे, मेरे ताऊजी के थे, मेरा लंबा राजनीतिक परिवार रहा है, तो सबके प्रतिद्वंदी थे, मेरे भी प्रतिद्वंदी हैं। अगर मैं उसी पे फोकस करने लगी तो फिर मैं अपने गोल से भटक जाऊंगी। मेरा काम है अपनी विधानसभा, अपने जिले को सेफ रखना, सुरक्षित रखना, अच्छा नेतृत्व देना और सीखना, आगे बढ़ना। मेरे परिवार के पास भगवान के आशीर्वाद से ये 8वीं टर्म है, ये 8वीं विधायकी की टर्म है लगातार। मेरे ताऊजी पहले थे, मेरे स्वर्गीय पिताजी थे, मेरे स्वर्गीय ताऊजी उनसे पहले इसी सीट से विधायक थे, अब 2 बार से मैं हूं। मेरे ताऊजी 2 बार सांसद भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अलावा अगर किसी ने सांसदी रायबरेली से जीती है तो भगवान के आशीर्वाद से मेरे परिवार ने जीती है। जिले का हर पद किसी न किसी टाइम हमारे परिवार के पास रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा जनता का आशीर्वाद है। मैं छोटी छोटी चीजें जैसे पॉलिटिकल राइवलरी के बारे में सोच के, जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है या मेरी जो एक लेगेसी है, उसको अफेक्ट नहीं होने देती। मैं अपना काम करती हूँ और इसीलिए भगवान के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं फतेह हासिल करती हूँ। आपको फर्क भी नहीं पड़ता कोई क्या? नहीं, मैंने आंख खोलते ही ये सब देखा है, पैदा होते ही राजनीति देखी है, बहुत से लोगों को आते जाते देखा है, बहुत सी प्रतिद्वंदिताएं देखी हैं, बहुत सी दोस्तियां देखी हैं, बहुत सी पार्टियां, बहुत कुछ देखा है भाई साहब। तो मेरा बस ये मानना है कि जनता सर्वोच्च है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद आप बनाए रखें, जनता बनाए रखे, आप उसके लिए मेहनत करते रहें, तो अच्छा राजनीतिक भविष्य रहेगा। लेकिन आपके पिताजी को लोग बाहुबली कहते रहे कि अखिलेश सिंह जो थे वो रायबरेली के बाहुबली थे। बचपन से आप इस शब्द को सुनती आई होंगी जी। सवाल होते होंगे, तो आपको ये शब्द कैसा लगता था? क्या ये शब्द लगता था कि नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं गर्व करती हूँ मेरे पिता को अगर कोई बाहुबली कहता है तो? कोई बुराई, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये शब्द ये मेरे पिताजी को गलत कहा था? कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मुझे बिल्कुल कुछ भी बुराई नहीं लगती थी। मेरे पिताजी मजबूत थे और मेरे पिताजी हमेशा ये कहते भी थे कि भगवान सबको इतनी ताकत नहीं देते हैं, और भगवान ने मुझे ताकत दी है, मुझे पद दिया है, तो मेरा काम है अपने जनता की रक्षा करना। आप अगर उनके बारे में जानते होंगे, रायबरेली की जनता से अगर आप बात करें, मीडिया कुछ भी कहे, तो उनको वहां लोग रॉबिनहुड कहते थे। वो गुंडों, बदमाशों और ये जो चोर टाइप के होते थे उनको दंडित करते थे और गरीबों को संरक्षा देते थे, गरीबों को प्रोटेक्ट करते थे। उनको रायबरेली का रॉबिनहुड कहा, रॉबिनहुड ऑफ रायबरेली कहा जाता था। तो कानून भी हाथ में लेते थे? कानून हाथ में नहीं लेते थे, न्याय करते थे, न्याय करते थे। और मुझे उनपे बहुत गर्व है, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि गरीबों की रक्षा
और जैसे एक बार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था, जब उनसे पूछा गया था, तो जब एक जाति उस पर सवाल, तो उन्होंने कहा था कि हम क्षत्रिय समाज से, तो उसमें कोई गुनाह तो है नहीं, हमारा काम है कि एक छत्र की तरह जो भी हमसे अगर कोई कमजोर है, मजलूम है, उनको आप आश्रय दें, उनको आप एक छत्री की तरह उनकी रक्षा करें। तो वही मेरे पिताजी करते थे। जो गलत काम करता था वो उनको दंडित करते थे, और ये नहीं कि खुद दंडित कर रहे हैं, उनको वो कहते थे कि ये गलत है ना, इसमें वो, क्योंकि वो विधायक थे तो वो कह सकते थे कि भाई वरना फिर आप कानूनी सजा भुगती है। चर्चा कि आपको ठाकुर बिरादरी से आप आती है, जैसे आपने खुद ही चर्चा की, आपको गर्व है, गरीबी भी माना जाता है, आपको गर्व है कि आप उस बिरादरी से आती है? नहीं, मुझे बिरादरी की कोई बात ही नहीं, बात गर्व या मतलब दिस शुड नॉट बी अ टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन, है ना। और अगर मैं अगर ठाकुर बिरादरी से हूं तो मेरी माता श्री बनिया बिरादरी से है, तो आधी मैं बनिया भी हूं, मुझे उस पर भी गर्व है। दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल मुझे मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ वेयर माई फादर इज फ्रॉम, वेयर माई मदर इज फ्रॉम। पॉइंट ये है जो आपने पूछा था कि पिताजी, तो मैं ये कहती कि वो एक छत्र छाया की तरह, वो एक छतरी बनके अपने सारे जो उनके नीचे जैसे एक बड़ा वृक्ष होता है, बड़ा पेड़ होता है, जो भी थे उनकी संरक्षा करते थे। एक सवाल है, क्योंकि पिछले दिनों एक वीडियो भी आपका वायरल हुआ, उसके बाद तमाम जो भी चीज हुई, लेकिन ये बताइए आज की तारीख में कि सरकार में विधायकों की उतनी सुनवाई है? क्योंकि जिस टाइम पे आपके फादर पॉलिटिक्स किया करते थे, सिनेरियो बड़ा अलग रहता था। विधायक जब चलते थे तो 50 आदमी साथ में चल रहा है, प्रशासन में बड़ी सुनी जाती थी। आप सच बताइए, अगर आप बताना चाहें इस बात को, क्योंकि सरकार है तो बहुत सारे लोग इस पर खुलकर नहीं बोलते हैं, आप बताइए क्या विधायकों की उतनी सुनी जाती है या उन्हीं की सुनी जाती है जो ऊपर करीब है? देखिए, मैं अपने पिताजी के टाइम का जैसे जो चीज आप बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि पहले ऐसा था और 50 लोग, क्योंकि उस समय मैं पढ़ रही थी, मैं छोटी थी, तो आई कैन नॉट से कि क्या उस समय था या नहीं था। जहां तक मेरी अपनी बात है, मैं एक्सपीरियंस अगर कह सकती हूँ, जब से मैं विधायक बन रही हूँ, जब मैं कांग्रेस में थी तब भी, और अब तो खैर भाजपा में हूं, तो दोनों टाइम भाजपा की ही सरकार थी, तो मैंने और कोई पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करी है सरकार। आई हैव नॉट वर्कड अंडर एनी अदर गवर्नमेंट डायरेक्टली। देखी जरूर है, क्योंकि जब मैं लौट के आई थी उस समय समाजवादी सरकार थी, पर क्योंकि तब मैं सिस्टम में नहीं थी तो थोड़ा दूर से देखी थी। किसी भी जेन्युइन काम के लिए अपनी अगर मैं बात करूं कि मेरी सुनवाई नहीं हुई है, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है। अगेन मैं अपना पर्सनल बोल सकती हूँ, और लकली किसी काम के लिए मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, कहीं भी प्रशासन में या कहीं भी। पर हाँ, अगर मैं किसी भी जेन्युइन काम के लिए फोन करती हूँ तो अमूमन वो हो जाता है। हाँ, ये जरूर होता है कभी 2 बार फोन करना पड़ता है, कभी 3 बार। कुछ ऐसे कर्मचारी और अधिकारी होते हैं जो आई थिंक उतने कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, तो उनकी शिकायत भी करते हैं हम उनसे। योगी जी पूरा रिस्पॉन्ड करते हैं डेफिनेटली, नॉट जस्ट योगी जी, जो भी माननीय मंत्री भी हैं, विभागीय मंत्री हैं, वो भी पूरा रिस्पॉन्ड करते हैं। आई थिंक फर्क बस इतना है कि शायद पहले ज्यादा यू कुड गेट अवे विद मोर रॉन्ग डूइंग, शायद आप कुछ गलत भी करें तो फिर उस पर थोड़ा सा मे बी मुंह फेर लेते थे। बट आज की तारीख में यह है कि अगर आप सही हैं, जेन्युइन हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मुझे तो नहीं आती। आपने कांग्रेस और बीजेपी का बेसिक डिफरेंस बताया था पार्टी कल्चर में, लेकिन आप दोनों के हाईकमान के करीब थे। हमें ध्यान है 2017 में आप चुनाव लड़े थे, तो प्रियंका गांधी शायद 1 या 2 ही रैली उन्होंने उत्तर प्रदेश में की थी, वो आप ही के सीट पर की थी उन्होंने। तो जब आप इतना करीब थे और फिर अब इधर आ गए, तो संबंधों में, निजी संबंधों में फर्क आया। कई बार आपके बयान भी ऐसे आए जिसमें अटैकिंग मोड में लगे आप। हालांकि आप बहुत ज्यादा अटैकिंग नहीं इतना रहते हैं, लेकिन उसमें गांधी परिवार की अटैकिंग रहे। जबकि एक दौर में मुझे ध्यान है, शायद मेरे ही किसी पुराने इंटरव्यू में आपने ये बात बोली भी थी कि प्रियंका गांधी को आप अपना राजनीतिक गुरु मानती हैं। आज 6 साल बदल गए, आप योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक गुरु मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये निजी संबंध भी नेताओं के खराब हो जाते हैं पार्टी जब वो। प्रशांत जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी भी और मे बी यू कैन अग्री विद दिस, अगर आपने मेरा करियर फॉलो किया हो, मैंने कभी भी कोई निजी स्टेटमेंट नहीं दी, और ना तो मैं दूंगी। मुझे उस टाइप की राजनीति पसंद ही नहीं है, और ये मैंने बहुत फोरम्स पे, बहुत प्लेटफॉर्म्स पे क्लियरली कहा भी है कि पर्सनल होके पॉलिटिक्स करना कोई अच्छी बात नहीं है। मुद्दे तमाम हैं, अगर आप वाकई
पॉलिटिकल बहस करना चाहें। रही बात गांधी परिवार की, तो बेशक मे बी यू आर कंफ्यूजिंग मी विद अदर पीपल जो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, वो भाई बहन की रिलेशनशिप पे टिप्पणी करते हैं, माँ बेटी की रिलेशनशिप पे टिप्पणी करते हैं, एंड मैं उसको पूरी तरीके से मैं उसका खंडन करती हूं कि ये बहुत गलत है। और पर्सनल चीजों को इस तरीके से पर्सनल अटैक, और वो भी बहुत जो पवित्र रिश्ते होते हैं, अशोभनीय है। एंड आपने कभी भी, मैं पूरी तरीके से पॉलिटिकल अटैक करूंगी, करती भी हूं, आगे भी करूंगी, ये हमारा दायित्व है। बट पर्सनल अटैक्स अबाउट फैमिली, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, बिल्कुल बिल्कुल, ये आई फाइंड इट वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, वेरी डिस्ग्रेसफुल। इट्स नॉट माई ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, एंड बेहद अशोभनीय है इन टाइप की स्टेटमेंट्स देना। और ना तो आपकी जनता को अच्छा लगेगा अपने नेता के मुंह से ऐसी बुरी तरीके की या वाहियात बातें सुनना। लेकिन एक सवाल प्रशांत के ही सवाल से है, आप दोनों जो हाईकमान है उसके करीब रही हैं जी। आप सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से आप नजदीक रही हैं, रायबरेली के होने के नाते भी एक फैमिली के होते हुए। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, जिनके साथ आप पॉलिटिक्स कर रही हैं, जिनका अपने पॉलिटिकल दामन थामा है, कह सकते हैं, हाथ थामा है, आप दोनों लोगों को किस तरीके से देखती हैं? दोनों के व्यवहार को अपने प्रति किस तरीके से देखती हैं? क्या दोनों का व्यवहार आपके प्रति बहुत बढ़िया रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो तरीका है या उनका वो है ज्यादा बेहतर? डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत मदद करी है। जो भी अभी हम वही बात कर रहे थे, किसी भी जेन्युइन काम के साथ मैं गई हूं तो उन्होंने हमेशा उस चीज का निस्तारण किया है। एंड आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, और निहायती हार्डवर्किंग, बेहद ईमानदार, बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, और बहुत उन्होंने आई वुड से बहुत मेरी मदद करी है डिफिकल्ट टाइम्स पे। And what about Gandhi family? See, the Gandhi family, there was a lot of lip service. There was a lot of lip service कि जी हम ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, बट और मेरा मलाल यही था कि जो इम्पोर्टेंट चीजें थी मेरे क्षेत्र की या मेरे या रायबरेली की, बहुत ज्यादा देखिए मेरा नहीं कोई उनसे काम पड़ता था, ना तो वो सत्ता में थे, ना तो वो किसी पोजीशन में देने के थे, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। पर जो कुछ छोटी बड़ी चीजें थी क्षेत्र से संबंधित, जहां हमें आश्वासन मिलता था कि हाँ हम ये करेंगे, वो भी चीजें नहीं होती थी, और उसका फिर बुरा इफेक्ट या उसके जो सॉर्ट ऑफ इफेक्ट्स थे वो हमारी जनता को झेलने पड़ते थे। मेरी ये प्रॉब्लम थी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे ऑडियंस नहीं मिलता था, या ऐसा नहीं है कि बात करने का ही मौका नहीं मिलता था, बट जो आश्वासन दिए जाते थे या जो बातें होती थी और जो उसका सॉर्ट ऑफ फॉलो थ्रू होना चाहिए और फॉलो अप होना चाहिए था, वो नहीं होता था। तो दैट वाज माय मेन इशू। एक और चीज है कि रायबरेली में तो चूंकि सबकी नजर है, तो आपको लगता है कि सोनिया गांधी जैसा बड़ा व्यक्तित्व का कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, फिर लड़ेगा, तो जैसा आपने पहले बताया कि कोई बड़ा नेता ही उन्हें हरा पाए, आपको लगता है कोई ऐसा नाम है जो वहां से चुनाव लड़ सके? भाजपा मेरे ख्याल से जो भी भारतीय जनता पार्टी डिसीजन लेगी, जिसको भी लड़ाने का फैसला करती है पार्टी, क्योंकि अभी पर्याप्त टाइम है उसमें, आई थिंक वो बेहतरीन चुनाव लड़ेंगे। एक चीज और है कि बीजेपी में हम लोग देखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब एक ऐसी महिला शालीनता के साथ पार्टी में आना, विधायक बनना, अपनी बातें रखना कम ही दिखता है पॉलिटिक्स में भी। तो आपकी इसकी वजह क्या है? आपकी परवरिश क्या वजह है कि एक इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसी महिला को बीजेपी ने एमएलए तो बनाया है, लेकिन संगठन में कोई बड़ा पद नहीं है? जैसे माना जाता है कि आप जैसी महिलाओं को प्रवक्ता बनाया जा सकता है या फिर और भी बड़े पद संगठन में दिए जा सकते हैं, लेकिन आप कांग्रेस से बीजेपी आई, लेकिन सिर्फ एक एमएलए बन के आप हैं। आई थिंक अभी काफी टाइम है, जैसे पहले भी हमने इसी बात पे चर्चा करी थी कि टाइम ही कितना हुआ है, अभी तो एक पूरा साल भी नहीं हुआ है सरकार का गठन हुआ है। आई डोंट, अभी लाइक आई सेड, अभी जैसे मैंने कहा कि मैं इस समय, पर्टिकुलरली इस समय अपने काम में बहुत व्यस्त हूं, बहुत मगन हूं। अभी हमारी जो भी लोकसभा लड़ते हैं, जो भी, अभी देखिए लोकसभा से पहले नगर निकाय चुनाव आएंगे, इससे पहले भी हमारे ही नगर पालिका अध्यक्ष थे, आगे भी हम प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने लोकसभा। तो आई थिंक दिस इज जस्ट इन जनरल
अ वेरी बिजी टाइम, अभी ग्राउंड पे रहने का टाइम। अभी हम लोग वाकई बहुत बिजी हैं। 1 साल के दरमियान में, 1-1.25 साल के दरमियान में 2 बड़े चुनाव होने हैं मेरे क्षेत्र में, तो आई एम जनरली वेरी बिजी विद दैट। अभिषेक जी के सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एक सवाल मेरा ये है कि आपको नहीं लगता कि योगी सरकार में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो सरकार में होना चाहिए, खासतौर से मंत्री के तौर पे, उस तरह से यंग वुमेन रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में से इन्वेस्टर समिट हुआ या तमाम इवेंट हुए, तो ज्यादातर इवेंट्स में मेल डोमिनेंस हमें ज्यादा दिखती है, मंत्रालयों की बात हो चाहे की डिपार्टमेंट्स की बात हो। तो आपको नहीं लगता कि यंग महिलाओं को, बीजेपी में भी लिप सर्विस महिलाओं को लेकर ज्यादा है बनिस्बत इस पे कि महिलाओं को ज्यादा भागीदारी दें, ज्यादा जगह पे उन्हें दें? देखिए, अभी टाइम इज ऑफ एसेंस। अभी लाइक आई सेड, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है सरकार का गठन हुए, पर इस चीज से मैं सहमत हूं और मैं इस चीज से अग्री भी करूंगी कि आई थिंक इस समय बस 4 या 5 महिलाओं को, महिला विधायकों को मंत्रालय मिला है। एग्जैक्टली कितने? लगभग आधा दर्जन के आसपास ही, वही 5-6 मान लीजिए। तो डेफिनेटली मैं इस चीज को कहूंगी कि हमारी सरकार में भी महिलाओं को मंत्रिमंडल में और मात्रा में शामिल करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, मेरी व्यक्तिगत सोच है और मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, आप कह सकते हैं। उसका हमें लाभ मिलेगा क्योंकि लकली हमको महिला वोटर्स ने, अपने भी चुनाव की बात करूं तो महिला वोटर्स ने, और क्योंकि महिला वोटर्स हमारे सरकार के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से बहुत खुश रहती हैं, बहुत प्रभावित हैं। इट्स अ फैक्ट। वोट तो महिलाओं का बहुत बहुत मिला है। एग्जैक्टली, मुझे भी मिला है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो डेफिनेटली मैं इस चीज से एग्री करती हूं कि हमारी सरकार को भी, हर सरकार को महिला मंत्रियों का नंबर बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। एक चीज और, अभी बजट आया है और बजट में महिलाओं के लिए दावे तो बहुत कुछ किए गए। संकल्प पत्र में भी आप लोगों ने कहा था कि महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इस बार ऐसा ऐलान किया गया है कि होली और दिवाली पे जो कहा गया था वो मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। जी, तो क्या आपको लगता है कि इस बार होली में गैस सिलेंडर मिलेगा महिलाओं को? देखिए, बात अगर मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र की करें तो डेफिनेटली अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों महिला वोट, टचवुड हम लोग को ज्यादा मिला है, पर्सनली मुझे भी, क्यों महिला वोटर बहुत प्रभावित रहती है, क्योंकि जो कहा है वो कर भी रहे हैं। ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंट करते करते थोड़ा समय लग सकता है। 1 साल हो गया, अभी तक मिला नहीं। मतलब हाँ, अगर 5 साल में 10 मिलने हैं तो 5 साल में 2 के वक्त तो निकल गए, 1 साल गुजर गया, अब तो 8 ही बचे हैं। फेयर इनफ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पर 8 तो मिल रहे हैं। यही पैसा सैफई महोत्सव में तो नहीं जा रहा है तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी वर्सेज यूजिंग द मनी फॉर समथिंग कंप्लीटली नॉनसेंसिकल। यू नो, होता है ना, गोरखपुर महोत्सव भी होता है, महोत्सव तो हर प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम तो हर। देखिए, अगर मीडिया ही वाले सैफई महोत्सव को बाकी महोत्सवों से कंपेयर करेंगे तो देन आई हैव नथिंग टू से। इसमें सरकारें कराती हैं। हाँ, तो अब पर आप एक महोत्सव को, एक इन्वेस्टर समिट भी एक महोत्सव ही था ना, यू कैन कॉल इट सॉर्ट ऑफ, इट वाज अ समिट। तो बट इफ यू गोइंग टू कंपेयर दैट, अगर मीडिया बंधु ही सैफई महोत्सव को यूपी इन्वेस्टर समिट या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या गोरखपुर महोत्सव से कंपेयर करेंगे, देन दैट्स योर थिंकिंग। नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ, सॉरी, वो मैं उस पर प्लीज एक सेकंड और बोलना चाहूंगी। तो बात महिलाओं की और संकल्प पत्र की अगर बात करें तो बहुत सी ऐसी चीजें थी, जैसे अगर मान लीजिए जो आज की तारीख में राशन मिलता है महिलाओं को, निःशुल्क राशन मिलता है, 2 बार मिलता है महीने में, आप भी जानते हैं। उसका जो राशन कार्ड का जो मुखिया होता है, जैसे घर में मान लीजिए इतने लोग हैं तो सबके यूनिट्स चढ़ते हैं, पर जो मुखिया माने जाते हैं वो घर की महिला को माना जाता है। सेम विद जो हमारी आवासीय योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, उसमें भी घर के मुखिया को, महिला को वो सम्मान दिया जाता है और जो भी कॉलोनी आती है वो महिला के नाम से आती है। अन्य जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट जहां मिलता है, जो जहां बेनिफिशियरी या लाभार्थी को डायरेक्ट उसका बेनिफिट मिल रहा है, अधिकांश योजनाओं की जो लाभार्थी, जो मेन लाभार्थी जो चिन्हित करी गई हैं, वो घर की मुखिया, घर की महिला है। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली बहुत ही इम्प्रेसिव है। आई एम अ वुमन, आई अंडरस्टैंड। उस टाइप का जब आप सम्मान भी दे रहे हैं कि ठीक है, आप घर की मुखिया हैं, जो भी योजना आएगी आपके नाम से आएगी, ये बहुत बड़ी चीजें हैं।
है ना, और बस बेनिफिट्स के या लाभ के उसमें नहीं, बट ऑल्सो जो एक सोशल स्टैंडिंग और एक जो सामाजिक स्टैंडिंग होती है उसके दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल देख रहे हैं, 100% देख समझ। महिला से ही जुड़ा एक और सवाल, आप ही के जिले से लंबे समय से उस इलाके का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है स्वामी प्रसाद मौर्य, रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक भी रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में भी रहे हैं, और जब वो कहते हैं कि रामचरितमानस की जो चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो आप एक महिला भी हैं, और जब वो बार बार कहते हैं कि रामचरितमानस की इन चौपाइयों से महिलाओं का अपमान हो रहा है, करोड़ों महिलाओं को ताड़ना पीटने जैसी बात की जा रही है, तो आप जब सुनती हैं तो आपको लगता है कि उनकी इस बात में दम है, या आप भी पार्टी की तरह ही सोचती हैं कि नहीं ये बिल्कुल गलत है? सबसे पहली चीज देखिए, इट्स नॉट अबाउट कि उस ग्रंथ में जो बहुत पुराना एक ग्रंथ है, जो एक बहुत पुरानी हमारी एक रिलीजियस बुक है, यू कैन नॉट कंपेयर द टाइम्स टुडे टू द टाइम्स, मतलब ये बिल्कुल ही गलत है। बाइबल में कितने सारे ऐसे वर्सेस हैं दैट आर नॉट इन कोलोकियल टर्म्स नॉट एक्सेप्टेबल परहैप्स, राइट? या आज की तारीख में हम और आप उनको अग्री नहीं कर सकते, पर जिस टाइम में, जिस एरा में, जिस सॉर्ट ऑफ विचारधारा से उनको लिखा गया होगा, हम और आप आज की तारीख में बैठ के हजारों साल बाद हम नहीं कल्पना कर सकते, फर्स्टली, है ना? ऐसे तो आप कोई भी किसी भी रिलीजन का कोई भी पुराना ग्रंथ या कोई भी पुरानी उनकी रिलीजियस बुक उठा के देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ परहैप्स ऑब्जेक्शनरी मिलेगा। इट इज, आई एम नॉट गोइंग, फिर तो हम लोग फिर रिलीजियस फिलोसफी की हम लोग को क्लास यहां चालू करनी पड़ेगी, फर्स्टली। सेकेंडली, अगर उनको इतनी प्रॉब्लम है तो पिछले 5 साल जब वो सत्ता का सुख एंजॉय कर रहे थे, माननीय मंत्री बने हुए बैठे हुए थे, तब उनको ये क्यों नहीं याद आया कि हाँ भाई रामचरितमानस में परहैप्स ये लिखा है जिससे हम अग्री नहीं करते? पहली चीज। दूसरी चीज, ऑन द सेम थिंग, अगर उनको लग रहा है, उन्होंने मान लीजिए ये बात करी इनडायरेक्टली, आई डोंट नो हाउ, अगर वो भाजपा को ही टारगेट कर रहे हैं, आपको हम याद दिला दें कि उनकी बेटी आज भी भाजपा की टिकट से सांसद बनी क्यों बैठी है? भाई अगर आप इतने ज्यादा असंतुष्ट हैं मान लीजिए पार्टी से, फॉर एग्जाम्पल, रिजाइन दिलाइए, मेक योर डॉटर रिजाइन, है ना? रिजाइन करिए, फिर से आप चुनाव लड़ाइए, जिस सिंबल से आपको टिकट मिले या जहां से भी आपको समझ में आए, चुनाव लड़ाइए। तो आपको नहीं लगता दैट दिस इज ऑल वेरी पॉलिटिकल और बहुत ज्यादा मतलब लाभ लेने की कोशिश, क्योंकि आज आप भाजपा में है नहीं, कल तक आप थे, आपकी बेटी आज भी है, तो बहुत आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग। आपको लगता नहीं कि बीजेपी में जब उनकी बेटी है संघमित्रा मौर्य, तो उनको अपने पिता को काउंटर करना चाहिए या फिर उनको छोड़ना चाहिए? डेफिनेटली, मैं वही तो कह रही हूँ कि या तो फिर वो रिजाइन दें कि भाई हम अपने पिताजी की बात से सहमत हैं और ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, एंड ये लीजिए हमारा इस्तीफा, या तो वो खुली मंच पे आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से उस चीज की को अपोज करें कि हमारे फादर गलत बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, हम पिता बेटी हैं, पर राजनीतिक विचारधारा हमारी अलग है, या मैं उनके इन विचारों से सहमत नहीं हूं, तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो ये तो पूरी तरीके से अपॉर्चुनिज्म है ना, इट इज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी तो इस मुद्दे को बड़ा बनाया था, और अब उन्होंने एक तरीके से बैक ट्रैक कर लिया है। डेफिनेटली, क्योंकि उनको दिख रहा है कि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट से को हर्ट करने का क्या नतीजा है, और उनको ये करना ही नहीं चाहिए था, करना ही नहीं चाहिए था टू बिगिन विद। किसी के भी, कोई भी आपका रिलीजन हो, आपको नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत है, एंड इट इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। ये बहुत सारे लेवल्स पे गलत है। आजकल के बच्चे जो अगर यूट्यूब पे और ये सारी चीजें देख रहे हैं, उनके जहन में क्या जा रहा होगा? आप उनको क्या ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नेता इस टाइप की चीजें बोल रहे हैं, और अगले दिन हम उनको नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना रहे हैं, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी। तो आप कहीं ना कहीं जो छोटे आपके जो बच्चे हैं या जो नवयुवक हैं या कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं आप उनको यही सिग्नल दे रहे हैं ना कि जाइए करिए और आपको तो प्रमोशन नहीं मिलना है। ऐसी धर्म के खिलाफ या सॉर्ट ऑफ जाति व्यवस्था के खिलाफ गलत बातें बोलिए और ये दरार पैदा करिए और उसका आपको इनाम मिलेगा। गलत है। जवाब दिया, काफी खुलकर जवाब दिया। हाँ, खुल के आपने जवाब दिया, और ये भी कहा कि भाई अगर प्रॉब्लम है तो उनकी जो बेटी है रिजाइन करें, एब्सोल्युटली करें, या तो फिर वो अपोज करें,
कि फादर साहब की स्टेटमेंट से हम सहमत नहीं है। हालांकि शी इज अलाउड, शी इज अ पॉलिटिकल एंटिटी, वो खुद में एक माननीय सांसद है, अपना खुद का वो वर्चस्व रखती हैं, विवेक रखती हैं, तो उनको इस चीज पे बोलना चाहिए। आपको लगता है कि बीजेपी को उनको आगे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनको टिकट देना चाहिए नहीं करना वो पार्टी का फैसला है, वो मेरा फैसला नहीं है। मेरा बस कहना यह है कि उनको इस चीज पे कुछ ना कुछ स्टैंड लेना चाहिए। यंग हैं, एज अ युवा पढ़ी लिखी नेत्री, उनको कुछ ना कुछ इस पे स्ट्रांग स्टैंड लेना चाहिए। चलिए अब कुछ हल्की फुल्की बातें भी कर लें कि अदिति सिंह का शौक क्या है, खाना गाती हैं, नहीं, कविता करती हैं, डांस करती हैं? ऐसा कुछ नहीं करती जो आपके शो पे आप करा पाए। रायबरेली को लेकर आखिरी सवाल मेरा ये है कि रायबरेली को लेकर कोई पर्टिकुलर विजन अपने मन में, क्योंकि अभी 4.5 साल विधायकी का आपका इस टेन्योर में, जी, कुछ ऐसा खास हो कि हम लोग सुनते आ रहे थे कि एम्स को लेकर एम्स शुरू हो रहा था, तो कितना वो प्रोग्रेस आगे बढ़ा, क्या उस तरीके से वो बड़ा प्रोजेक्ट बन पाया जिसका जो उसकी शुरुआत जिस सोच से की गई थी? मेरा आखिरी सवाल। जी डेफिनेटली एम्स इवन दो वो चालू कांग्रेस की सरकार में हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको गति दी, उसको बेड्स दिए और इमरजेंसी यूनिट जो है वो बीजेपी की ही सरकार में चालू हुआ था। रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ इट, एम्स एक बेहतरीन उपलब्धि है मेरे जिले के लिए, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो एज एन एमएलए जितना भी हम कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम पावर स्टेशन बनवा रहे हैं, एम्स के प्रांगण में ही बनवा रहे हैं, एम्स तक जाने वाली सड़क टूटी हुई थी, छोटे एग्जाम्पल जिस क्योंकि आपने एम्स की बात छेड़ी, एम्स तक जाने वाली सड़क टूटी थी, हम तुरंत उसको रिपेयर करवा रहे हैं। एज फार एज बिगर विजन्स गो, पिछली पंचवर्षीय जब मैं विधायक थी तो बहुत मैंने परस्यू किया था और मेरा बहुत मन था कि मेरे यहाँ एक खेलो इंडिया का स्टेडियम आए, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि उस समय एक लौता जो इंडोर स्टेडियम आया था उत्तर प्रदेश में वो मेरे रायबरेली में आया था। तो चीजें होते होते ऑफकोर्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रक्रिया होती है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि अब उसकी टेंडर प्रक्रिया और जो भी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो हो गई हैं और बहुत जल्द उसका काम चालू होने वाला है मेरे इंडोर स्टेडियम का। ऐसे ही कुछ छोटी बड़ी योजनाएं मेरे दिमाग में हैं जिनको मैं करना चाहती हूँ। मैं अपने ट्रांसपोर्ट नगर हम एक बनवाना चाह रहे हैं जो पुरानी मांग है मेरी विधानसभा की। बस स्टेशन शिफ्ट करने की एक सॉर्ट ऑफ पुराना प्रस्ताव है, पुराना प्रपोजल है जिसपे काफी टाइम से हम वर्क कर रहे हैं, उसको मैं स्पीड में लाना चाह रही हूँ। कुछ और टूरिज्म के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी साई नदी है, अगर आप इंदिरा उद्यान गए होंगे तो उसके कुछ हमने अच्छे प्रोजेक्ट्स तैयार कराए हैं दैट वी विल सी टू कंप्लीशन होपफुली विद इन द ईयर। ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट आप काम करवाएं, क्रेडिट किसी और को। अरे वो सब हम नहीं सोचते, एक सवाल काम करना चाहिए। अब आखिरी सवाल के पहले एक और सवाल, इन दिनों बहुत चर्चा में है, चूंकि समसामयिक है और बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन एक गायिका अगर यूपी में काबा वो गाना गाती है, नेहा सिंह राठौर, तो उनको पुलिस उनको जाकर के नोटिस थमा दे। आई थिंक इट्स जस्ट एक नोटिस थमाया था शायद ना, नोटिस मिला थमाया 3 दिन का उनको वक्त दिया जवाब देने के लिए। तो ये दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर के अभी आपने देखा कानपुर में बुलडोजर चला, परिवार में माँ बेटी जल गई, तो ये चीजें भी आपके सामने आती हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि लोग इसमें जानना चाहेंगे कि भाई आखिर एक तरफ नेहा एक वो हादसा होता है या एक वो कांड हो जाता है, उसके बाद उसी को लेकर के अगर एक महिला सिंगर, लोक गायक, अगर गायिका उसको गा देती हैं तो उनको नोटिस दे दिया जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, जो कानपुर वाली घटना थी या इस टाइप की अगर कोई भी घटना हो तो डेफिनेटली ये बहुत ही दुखद बात है और इसको पॉलिटिसाइज करना भी नहीं चाहिए, है ना। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, और इसमें मैं बस यही मांग करूंगी कि इसमें अच्छे तरीके से कार्रवाई हो, ढंग से कार्रवाई हो और उनको न्याय मिले, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, देयर इज नो अदर वे टू प्रोटेक्ट। राठौर को जो उनको जो दिया गया नोटिस, उस पर क्या कहेंगे? नेहा जी का जो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पूरी तरीके से आई थिंक चुनाव के टाइम थोड़ा बहुत सुना था, सो आई डोंट नो अगर उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं है, तो मैं उस पर जवाब देने के आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट जब तक मैं उसको सुन ना लूं पूरी तरीके से। मैं ज्यादा परिचित नहीं हूं उस पूरे मैटर से।
बहुत शुक्रिया आपका अदिति Thank जी, you. हमारे इस यूपी तक के खास शो में आने के लिए और Thank इसे you. खास बनाने के लिए Thank तो you. आपका बहुत शुक्रिया। और प्रशांत, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आज के हमारे इस हफ्ते के इंटरव्यू में हमारी शख्सियत, हमारी गेस्ट थी अदिति सिंह, रायबरेली का बड़ा नाम, 2 बार मिले। और एक बार फिर महिलाओं की अगर बात कर लें तो महिला विधायक के तौर पर 30 तरह हम फिर हाजिर होंगे अपने किसी नए गेस्ट के साथ नए शो में। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।